Hello everyone, hope you all are doing good. So in the last class we have discussed the designing of the singly reinforced section. हम आरसीसी की मैराथन कर रहे थे, इस पे हमने लास्ट क्लास में सिंगली reinforced सेक्शन की डिजाइनिंग कर ली थी. सो इन टुडेस क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द डबली reinforced सेक्शन और अगर टाइम बचा तो हम फ्लैंज सेक्शन में भी एंटर कर जाएंगे. विल एंटर इनटू द फ्लैंज सेक्शन आल्सो. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. मेरी जितनी भी फ्री क्लासेज है, वॉट एवर माई फ्री क्लासेज आर अवेलेबल, उनको कंपाइल किया हुआ है. ऑल द क्लासेज आर बीइंग कंपाइल्ड. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल माई क्लासेस. मेरी सारी क्लासेज एक्सेसिबल होंगी आपको. देन अनअकैडमी लाइट पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो गया है, इन विच यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट, यू कैन एस योर प्रिपरेशन विद द टॉप एजुकेटर्स. 20% ऑफ अवेलेबल है गेट और EAC के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर. सो यू कैन अवेल दिस ऑफर. आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं. देन अनअकैडमी लाइट के ऊपर जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसमें भी 20% ऑफ अवेलेबल है. 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन दैट ऑल्सो. Then gate is only 6 month away, less than 6 month away. You can start your preparation. अपनी preparation को boost करने के लिए you can go for Iconic at a minimal cost. Minimal cost पे जा सकते हैं आप. Then 1 सितंबर को नया बैच लॉन्च हुआ था हमारा, in which we've started with fluid mechanics. Then gate 24 ESC 24 के लिए नया बैच मैंने ही स्टार्ट किया है. The topic which we have started is geotechnical engineering. So you can go for this also. आप इस बैच को भी अटेंड कर सकते हैं. Then एक्सक्लूसिव के लिए आइकॉनिक की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है. फॉर एक्सक्लूसिव आइकॉनिक टेस्ट सीरीज बिंग लॉन्च, जिसमें 5 टेस्ट मिल जाएंगे आपको, इन विच यू विल बी गेटिंग द 5 टेस्ट. मोर देन 140 क्वेश्चंस आर अवेलेबल. देन नो कॉस्ट EMI भी रोल आउट कर दी गई है आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर. नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो बिंग रोल्ड आउट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. सो यू कैन अवेल दिस फीचर ऑल्सो. आप इस फीचर को भी अवेल कर सकते हो. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. दीज वर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. सो विल कंटिन्यू. सिंगली reinforced सेक्शन तो हमारा हो गया था. अब डबली reinforced सेक्शन की बात करनी है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट डबली reinforced सेक्शन. डबली reinforced सेक्शन कहाँ पर है? ये है हमारा डबली reinforced सेक्शन. लास्ट मेरे ख्याल से हमने ये डिस्कस किया था. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. अब इसी के आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डिजाइन ऑफ डबली reinforced सेक्शन. डबली reinforced सेक्शन की डिजाइनिंग करनी है हमें. ये सब हो गया था हमारा. ये रहा डबली reinforced सेक्शन. So this is the today's point of discussion. ये हमारा आज point of discussion रहेगा. अब देखो, चेक करते हैं पूरी कहानी को, क्या है ये पूरी स्टोरी इसकी. देखो, अगर हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील और बी और डी फिक्स हो जाए तो हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा. क्यों? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सम कांस्टेंट के इंटू FC के इंटू BD स्क्वायर, यही होता है. इस K की वैल्यू डिपेंडेंट होती है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर. FC के हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और B और D भी आपने फिक्स कर दिए. तो अगर हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, B और D फिक्स हो जाए तो हमारी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी. क्लियर चीज. इसका मतलब क्या हुआ? टू इंश्योर द रीइंफोर्स, टू इंश्योर द अंडर रीइंफोर्स और बैलेंस डिजाइन, द मैक्सिमम अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन आल्सो बिकम फिक्स्ड. इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपको अंडर रीइंफोर्स या बैलेंस सेक्शन को डिजाइन करना है तो आप जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर सकते हो वो भी फिक्स हो गया. कितना हो गया फिक्स? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर. So if you want to design an under reinforced section or a balanced section, तो मैक्सिमम मोमेंट जो अप्लाई किया जा सकता है सिंगली reinforced सेक्शन के ऊपर वो हमारी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है. पर अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं बीम को जिसमें हमारी डिजाइन मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, इज मोर देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर आप बीम को डिजाइन करना चाहते हो एज सिंगली reinforced सेक्शन जिसमें आपका मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा है, उस केस में आपको जो एरिया ऑफ स्टील मिलेगा वो आपके क्रॉस सेक्शन को क्या बना देगा? ओवर इनफोर्स बना देगा. वो आपके क्रॉस सेक्शन को क्या बना देगा? ओवर इनफोर्स बना देगा, जो हम डिजाइन ही नहीं करते. क्योंकि ओवर इनफोर्स सेक्शन की जो फेलियर होती है वो ब्रिटल फेलियर होती है, यानी सडन फेलियर होती है विदाउट एनी वार्निंग. तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला. क्या सॉल्यूशन निकाला? आप क्या कर सकते हो? यू कैन प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट ऑन कंप्रेशन साइड आल्सो. तो ये जो एडिशनल मोमेंट है, एडिशनल मोमेंट कौन सी? जो आपकी डिजाइन मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर है. तो आपकी जो एडिशनल मोमेंट है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको रेजिस्ट करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्रेशन साइड पे भी. उसको रेजिस्ट करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्रेशन साइड पे भी. अगर आपने रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन साइड पे भी दे दिया
इसको हम क्या बोल देंगे, डबली रीइंफोर्स सेक्शन बोल देंगे। तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन करना कब पड़ता है, डबली रीइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन तब करना पड़ जाता है जब मोमेंट हमारा किसके ज्यादा हो, जब हमारा मोमेंट बीम के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डबली रीइंफोर्स सेक्शन तब भी प्रोवाइड किया जाता है, डबली रीइंफोर्स सेक्शन तब भी प्रोवाइड किया जाता है जब आपको क्या करना हो, व्हेन यू हैव टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। अगर आपको लॉन्ग टर्म क्या करना हो, डिफ्लेक्शन घटाना हो, किसकी वजह से, क्रीप और श्रिंकेज की वजह से। इफ यू हैव टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, यानी एक और क्या है, कंडीशन है जिसमें हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। वन मोर कंडीशन इज देयर इन विच डबली रीइंफोर्स सेक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो एक, जब आपकी मोमेंट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। दूसरा, जब आपको लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन घटाना हो। तीसरा, डबली रीइंफोर्स सेक्शन तब भी प्रोवाइड किया जा सकता है, डबली रीइंफोर्स सेक्शन तब भी प्रोवाइड किया जा सकता है जब स्ट्रेस का रिवर्सल होने के चांसेस हो। स्ट्रेस का रिवर्सल कब होता है, स्ट्रेस का रिवर्सल होता है विंड में या अर्थक्वेक लोडिंग में। तो जब आप डायनेमिक लोडिंग के लिए डिजाइनिंग कर रहे हो जिसमें स्ट्रेस रिवर्सल की कंडीशन बन जाती है, उस केस में भी डबली रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। रीजन बीइंग, अगर स्ट्रेस रिवर्सल हुआ, अभी जहाँ पर टेंशन है वहाँ पे कंप्रेशन आ सकती है, और अभी जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे टेंशन आ सकती है। तो इफ यू हैव प्रोवाइडेड सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, अभी जहाँ पर कंप्रेशन है, जब टेंशन आएगी आपकी बीम फेल कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन साइड, टेंशन साइड, यानी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों जगह रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, डबली रीइंफोर्स सेक्शन देने की तीन कंडीशन डेवलप हो गई। पहला, एक तो आपके फ्लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन रिड्यूस करना हो ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप। तीसरा, जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो अपने सेक्शन की इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगली जानकारी क्या दी, आपकी जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, इट मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड स्टिरअप्स टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो हमारी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, इसको हमें इनक्लोज करना पड़ता है किसके अंदर, जो हमारी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, इसको हमें इनक्लोज करना पड़ता है किसके अंदर, क्लोज स्टिरअप्स के अंदर। इट इज टू बी इनक्लोज इन द क्लोज स्टिरअप्स टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट। क्लियर है चीज। क्लियर है पूरी कहानी। रिपीट करना है इस पहले कुछ भी। नोट करो फटाफट। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट। नोटेड। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो हमारा डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन होता है, जो हमारा डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन होता है, उसमें डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी है, उसमें डी डैश बाई डी की वैल्यू होगी 0.05 से लेके 0.2 के बीच में। दैट द वैल्यू ऑफ डी डैश बाई डी इज इन द रेंज ऑफ व्हाट, इज इन द रेंज ऑफ 0.05 टू 0.2। तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप इसके बीच में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। द स्टैंडर्ड वैल्यू यू में अज्यूम एनीथिंग 0.05 से लेके 0.2 के बीच में, या इसको यूज भी कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए। यू कैन यूज अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर डिजाइनिंग। क्लियर चीज। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, अब मैंने पहले केस वन लिया, अब केस वन लिया, तो केस वन उठाया। देखो, केस वन में डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी उठाई,
डी डैश बाई डी की वैल्यू उठाई 0.05, आर्बिट्री एक वैल्यू अज्यूम करके दी, आर्बिट्री एक वैल्यू अज्यूम करी, डी डैश की वैल्यू कितनी ले ली 40 mm, डी डैश की वैल्यू कितनी अज्यूम करी 40 mm, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 mm, क्लियर है, तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 800 mm, सो डी विल कम आउट टू बी 800 mm। दूसरा केस 2 लिया, डी डैश बाई डी मैंने अज्यूम कर लिया 0.2, तो डी डैश की वैल्यू 40 mm है, तो डी कितना आ गया 200 mm आ गया, सो डी की वैल्यू आ गई हमारी 200 mm। अब हमने क्या कैलकुलेट किया, स्ट्रेन कैलकुलेट किया एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील, निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, तो 0.0035 डिवाइड बाय XU limiting, this is equal to strain at the level of compression steel divide by XU limiting minus D dash, तो यहाँ से मैं स्ट्रेन निकाल सकता हूँ, सो 0.0035, सो 0.0035 उधर चला जाएगा, XU limiting माइनस D dash अपॉन XU limiting, क्लियर है चीज। देन व्हाट इज बीइंग डन, तब पूरी इक्वेशन को लिख के दे देता हूँ, नहीं तो अगर आप बोलोगे सर डायरेक्टली एक्सप्रेशन कैसे लिख दिया, तो उसको सॉल्व ही कर लेते हैं, हार्डली 2 मिनट लगेंगे। तो ये XU लिमिटिंग माइनस D डैश अपॉन XU लिमिटिंग, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, सो दिस इज द वैल्यू विच कम्स इनटू द पिक्चर, ये वैल्यू निकल के आ रही है, सो दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट क्या चेंज ला सकते हैं इसके अंदर, व्हाट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, तो अब मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करना है, इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो ये तो 1 बन गया, ये हमारा बन गया D डैश बाय XU लिमिटिंग, तो D डैश बाय XU लिमिटिंग, ठीक है भाई, D डैश बाय XU लिमिटिंग, तो 1 माइनस D डैश बाय, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, 0.0035 1 माइनस D डैश बाय XU लिमिटिंग। अब देखो कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं आएगा अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूं, नो मैथमेटिकल चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद D, तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसको डिवाइड कर सकता हूँ, D से डिवाइड कर सकता हूँ, तो कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं निकल के आएगी, देयर विल बी नो मैथमेटिकल चेंज दैट विल बी इंड्यूस्ड इफ आई डू सो। तो मैंने क्या किया, इसको भी D से डिवाइड कर दिया, इसको भी D से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड हो गए, बोथ आर डिवाइडेड बाय D, तो D डैश बाय D की वैल्यू तो आपने अज्यूम कर रखी है, एक्चुअल लिमिटिंग बाय D किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब D डैश बाय D, ये 1 इसके बाहर है, तो 1 माइनस है ये पूरा ही, तो ये है हमारी एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील, ठीक है, तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल, तो ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। तो अब आप D डैश बाय D की वैल्यू पुट करो, D डैश बाय D की वैल्यू पुट करो और एक्चुअल लिमिटिंग बाय D की वैल्यू पुट कर दो, वो तो किसके ऊपर डिपेंड कर जाती है, वो हमारे ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंडेंट कर जाती है, तो आपको ये मैंने वैल्यू निकाल के दे दी, तो ग्रेड ऑफ स्टील 250 415 500, D डैश बाय D की अलग अलग वैल्यूज उठाई, तो D डैश बाय D की अलग अलग वैल्यूज उठाई, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ D डैश बाय D इज टेकन, और आपको क्या निकाल के दे दिया, और आपको स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करके दी कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, तो स्ट्रेन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दी कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील, ये दोनों वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो, पता नहीं क्यों छोड़ रखी है, सो दैट वैल्यू कैन आल्सो बी कंप्यूटेड, तो ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, इन दोनों वैल्यू का वैसे कोई सेंस नहीं है, दीज टू वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, क्यों सेंस नहीं, उसका रीजन बता देता हूँ, आप बोलोगे ये 2 पॉइंट क्यों छोड़ रखे हैं, नोट्स में मैंने छोड़ रखा होगा तो टाइपिस्ट ने भी छोड़ दिया, अब क्यों छोड़ दिया आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, पर छोड़ा क्यों उसका रीजन बता देता हूँ, दैट रीजन कैन बी रेफर्ड, देखो वो नोट बना के नीचे लिखा हुआ है, स्टील इन टेंशन रीइंफोर्समेंट, स्टील इन टेंशन रीइंफोर्समेंट इज जनरली स्ट्रेस्ड अप टू 0.87 FY, जो हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट में स्टील है वो स्ट्रेस्ड होता है कहाँ तक, 0.87 FY तक, क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रीइंफोर्स और बैलेंस सेक्शन की डिजाइनिंग आप कर सकते हो वहाँ पे, इसका मतलब अंडर रीइंफोर्स और बैलेंस सेक्शन की डिजाइनिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट। नेक्स्ट, जो डिजाइन स्ट्रेस है कंप्रेशन स्टील के अंदर ये नॉर्मली कम होता है 0.87 FY के लिए, जो डिजाइन स्ट्रेस है हमारे कंप्रेशन स्टील के अंदर ये नॉर्मली कम होगा किससे, 0.87 FY से, फॉर Fe 415 एंड Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील, फॉर Fe
Fe415 एंड Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील। तो इसके लिए आपको ये क्या मिलेगी, स्ट्रेस की वैल्यू 0.87 Fi से कम मिलेगी। ये मैंने कैसे पता किया, ये मैंने स्ट्रेन की मदद से क्या किया, एनालाइज करके बता दिया। तो स्ट्रेन की मदद से एनालाइज करके बता दिया, ठीक है, स्ट्रेन की मदद से एनालाइज करके बता दिया। इसका मतलब आपको स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील किसकी मदद से निकालना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वो आपको निकालना पड़ेगा किसकी मदद से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की मदद से। क्लियर है चीज, रीड करने से पहले कुछ भी। चले आगे। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट, Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील। अगर Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप होती है हमारे स्टील में 0.87 Fi पे डेवलप हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो यील्ड स्ट्रेन होता है Fe250 के लिए ये है 0.0011। जरा चेक करो आपको Fe250 के लिए 0.005 और 0.002 दोनों के लिए स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से ज्यादा मिली। तो इन दोनों के लिए भी निकाल लोगे तब भी इसके बीच में ही निकल के आएगी, इसके बीच में निकल के आ रही है, वो भी 0.0011 से ज्यादा है, वो भी 0.0011 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील अगर आपने कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड करी, वहां पर तो स्ट्रेस कहां तक पहुंच जाता है, वहां पर तो स्ट्रेस कहां तक पहुंच जाता है, वहां पर तो स्ट्रेस पहुंच जाता है 0.87 Fi तक। क्लियर चीज, पर बट अगर आप Fe415 Fe500 की बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट Fe415 Fe500, इसमें स्ट्रेस 0.87 Fi से ज्यादा निकल के आता है। क्लियर चीज, चलें आगे। चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। तो ये चीज भी समझ में आ जाती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला पॉइंट। So however for Fe250 ये बता दिया compressive stress in steel is taken as 0.87 Fi क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से ज्यादा है। अब बात करते हैं कंक्रीट की। Stress in concrete at the level of the compression steel shall be calculated from the stress strain curve of the concrete। जो स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील, वो तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकाला जाएगा। हाउएवर इन नॉर्मल प्रैक्टिस जो स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आती है वो 0.002 से ज्यादा निकल के आती है। अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 से ज्यादा निकल के आ रही है कंक्रीट के अंदर, इसका मतलब स्ट्रेस कितना होगा, 0.45 FC का ही होगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0.45 FC के ओनली। क्लियर है चीज, तो अभी तक तो हमने डिस्कशन करी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, जो कंप्रेशन साइड में स्टील दिया है उसके लिए। नोट करो फटाफट चले।
डन डन। चलो, नाउ विल बी कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब एनालिसिस करते हैं हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। देखिए, जो हमारा डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ये हमारा डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। साइज मार्क कर देता हूँ। इसकी विड्थ है b, अफेक्टिव डेप्थ है d, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन दिया हुआ है। हम मान सकते हैं ये जो डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है ये एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो आपको दिखा रहेगा सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट को कंसीडर किया हुआ है, नीचे आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी है। प्लस साथ में एक मैंने हाइपोथेटिकल सेक्शन बनाया जिसमें आपने सिर्फ स्टील प्रोवाइड किया। ध्यान रखना ये हाइपोथेटिकल सेक्शन है जिसमें सिर्फ स्टील प्रोवाइड किया कंप्रेशन साइड पे। नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस सेक्शन, जो स्टील है उसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। उस कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्यों, टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नीचे हमने स्टील भी प्रोवाइड किया। तो इस कंप्रेशन को कौन बैलेंस करेगा, ये टेंशन बैलेंस करेगी। इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट कंप्रेशन, C2 टेंशन विल बी रिक्वायर्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टील। इसका मतलब डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन किससे मिलके बना है, एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन और एक हाइपोथेटिकल सेक्शन जिसमें आपने कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील दे रखी है। तो अगर मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, फ्रॉम कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कंप्रेशन बराबर क्या किया, टेंशन किया, तो कंप्रेशन बराबर टेंशन किया। कंप्रेशन ऑफ व्हाट, कंप्रेशन ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, स्टैंडर्ड जैसे निकलता है 0.36 FC के B into XU, एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम इनटू विड्थ। अब ध्यान रखना इस चीज का, जब आपने सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंसीडर किया, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपने पूरा कंक्रीट निकाल लिया, जबकि एक्चुअल में जहां पर स्टील प्रोवाइडेड है वहां पर कंक्रीट नहीं है। तो आपने क्या किया, एडिशनल कंप्रेशन कंसीडर कर ली। जो एडिशनल कंप्रेशन कंसीडर करी उसे आप हटाओगे, कैसे हटाओगे, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन माइनस स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। तो ये मैंने घटाया क्योंकि मैंने एडिशनल कंसीडर किया था। प्लस C2 कितना होगा, जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। क्लियर है चीज, तो ये बात समझ में आती है। आगे बढ़े, टेंशन सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का 0.87 FI into AST1, और जो आपने हाइपोथेटिकल सेक्शन माना है उसका टेंशन 0.87 FI into AST2। तो अगर AST1 प्लस AST2 को जोड़ दें क्या निकल के आ जाएगी, मेरी टोटल एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगी। इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन व्हाट आई विल गेट, यहाँ से मुझे XU निकल के आ जाएगी। तो पीछे वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, XU निकल के आ जाएगा। उस XU को डाल दूंगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन में। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे, एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का 0.36 FC के B into XU into लीवर आर्म D minus 0.42 XU प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन FSC minus FCC, स्ट्रेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील इनटू लीवर आर्म। इसकी लीवर आर्म कितनी है, इसकी लीवर आर्म मिलेगी आपको D minus D डैश। ये D डैश है, ये मार्क कर ही रखा है डायग्राम में, वापस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी लीवर आर्म है D minus D डैश। यहाँ से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे ऊपर से XU की वैल्यू पुट करके। बट अब कैच क्या है इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरी कहानी में कैच ये है कि XU निकालने के लिए आपको स्ट्रेस चाहिए स्टील में और कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। So to find out the value of XU, we require stress in steel at the level of compression and stress in concrete at the level of compression steel. और ये दोनों स्ट्रेस की वैल्यू तो डिपेंडेंट ही किसके ऊपर होती है, XU के ऊपर होती है। क्यों, ये स्ट्रेस कैसे निकलता है, ये तो भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकलता है। इसके लिए मुझे स्ट्रेन निकालना पड़ता है, और अभी पीछे स्ट्रेन निकाल के बताया वो तो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, XU के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, ये तो एक आइटरेटिव प्रोसेस बन गया। इसका मतलब ये हुआ आप कैलकुलेशन तो कर ही नहीं पाओगे, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस बन गई, इट हैज बिकम एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो कैलकुलेशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं हुई मेरी कैलकुलेशन। तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले केस में हम क्या मान लेते हैं, XU की वैल्यू XU लिमिटिंग मान लेते हैं पहले ट्रायल के अंदर, ठीक है, मान ली। फिर इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन निकाला एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन निकाला। इस स्ट्रेन की मदद से यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या निकाली, स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील। अब इसकी मदद से आप क्या करोगे, XU की वैल्यू निकालोगे कैसे। अब इस इक्वेशन में आपको FSC FCC पता है, कंप्रेशन बराबर टेंशन वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, XU निकाला। अगर ये XU जो आपने कैलकुलेट किया आपके अज्यूम्ड XU के बराबर है तब तो अच्छी बात है, नहीं है, अब जो आपकी नई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आई है इससे आप दोबारा स्ट्रेन कैलकुलेट करोगे, स्ट्रेन की मदद से दोबारा FSC FCC कैलकुलेट करोगे, फिर से इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अगेन दिस इक्वेशन ऑफ कंप्रेशन बराबर टेंशन इज टू बी सॉल्व्ड।
दोबारा एक्सयू निकालोगे। ये चीज़ कब तक करते रहोगे? ये चीज़ आप तब तक करते रहोगे जब तक आपकी दो आइट्रेशन के अंदर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू बराबर नहीं आ जाती। जिस पॉइंट पे ये बराबर आ जाए, जिस पॉइंट पे ये बराबर आ जाए, वो आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। जब आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ गई, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन वाला 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। एक्स यू कौन सी जो पीछे निकाली, ए एस सी इंटू एफ एस सी माइनस एफ सी सी, अब तो ये भी पता है हमें, इंटू लीवर आर्म डी माइनस डी डैश। क्लियर है चीज? बिल्कुल क्लियर है। नाउ द पॉइंट इज, ये जो ऊपर वाले जो आपने एक्सप्रेशन लिखा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ये आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन की तभी निकाल के दे पाएगा जब एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से कम है। यानी आप सेक्शन कैसे डिजाइन कर रहे हो? आप सेक्शन डिजाइन कर रहे हो या तो बैलेंस्ड या अंडर रीइंफोर्स्ड। तो जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है ये आप तभी अडॉप्ट कर सकते हो, इट कैन बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन एक्स यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। जब आपके एक्स यू की वैल्यू किससे कम है? एक्स यू लिमिटिंग से कम है, यानी सेक्शन बैलेंस्ड है या अंडर रीइंफोर्स्ड है। पर अगर आपके एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से ज़्यादा निकल के आ जाती है, पर अगर आपके एक्स यू की वैल्यू अगर एक्स यू लिमिटिंग से ज़्यादा निकल के आ जाती है, हम ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन नहीं बनाते हैं, ये पता है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लिमिटेड टू, उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लिमिटेड टू, वहां पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कहां पर लिमिट कर देते हैं? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे। सो इन दैट केस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है चीज? खत्म कहानी, यही हमारी कहानी है। तो आप एक्स यू की वैल्यू कितनी डाल दोगे? तो अगर हमारा एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग है, इन दैट केस you will limit the value of xu equals to xu limiting only. नोट करो फटाफट। नोट कीजिए फटाफट। डन। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रीइंफोर्स बीम, ठीक है, स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रीइंफोर्स बीम, टेंशन इज रेजिस्टेड बाय द टेंशन स्टील, ठीक है, कंप्रेशन इज रेजिस्टेड बाय द कंप्रेशन स्टील, ठीक है, stress in steel, stress in tensile steel equals to the stress in compression steel, stress in tensile steel is equal to the stress in compression steel. देखो जरा स्टील बीम थ्योरी की बात कर रहा है ऑफ डबली रीइंफोर्स बीम, सो अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रीइंफोर्स बीम, ये हमारा लिमिट स्टेट मेथड नहीं है, जो भी टेंशन है वो रेजिस्ट करती है हमारी टेंशन स्टील, सही बात है, जो भी कंप्रेशन है वो रेजिस्ट करती है हमारी कंप्रेशन स्टील, और जो स्ट्रेस है हमारा स्टील के अंदर, टेंशन स्टील के अंदर, और जो स्ट्रेस है हमारे कंप्रेशन स्टील के अंदर, वो दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल, उसमें कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है हमारे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीछे तो हमने करी एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है आपने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल ली और आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया। यू हैव फाउंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड यू हैव फाउंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, दीज 2 पॉइंट्स यू हैव कंप्यूटेड। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग करने का मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग करने का मतलब यहाँ पर होगा स्टील निकालना। Here designing means what? To find the steel. क्लियर चीज? चलो स्टील की निकालते कैलकुलेशन। अभी पीछे बताया हमारा जो डबली रीइंफोर्स सेक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है? हमारा जो डबली रीइंफोर्स सेक्शन है ये इक्विवेलेंट है दो सेक्शंस के। ये इक्विवेलेंट है दो सेक्शंस के, एक सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन के और साथ में एक हाइपोथेटिकल सेक्शन के, साथ में एक हाइपोथेटिकल सेक्शन के। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट निकल के आएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू दीज टू। क्लियर है? अब मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी है, आई हैव टू डिजाइन दिस। क्या क्या पता है मुझे? मुझे ये पता है बीम की साइज का है, मुझे पता है बीम की साइज क्या है। अब मुझे एरिया निकालना है स्टील का। तो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन को तो कैसे डिजाइन कर दूंगा? सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन को तो मैं डिजाइन कर दूंगा बैलेंस सेक्शन की तरह। तो जो भी आपका डिजाइन मोमेंट है, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड जो हाइपोथेटिकल सेक्शन है हमारा। सेकंड जो हाइपोथेटिकल सेक्शन है हमारा, वो हमारा क्या बन जाएगा? डबली रीइंफोर्स सेक्शन की तरह निकल के आएगा। अब जो हमारा सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन है उसको डिजाइन करते हैं बैलेंस सेक्शन की तरह। जो हमारा सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन है उसको हम डिजाइन करते हैं कैसे? जो हमारी सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन है वो हमारी डिजाइनिंग होगी कैसे? बैलेंस सेक्शन की तरह। तो अगर बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन कर रहे हो तो जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे, mr1 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो जो हमारा mr1 है वो तो किसके बराबर हो गया? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। सो mr1 हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग आपने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। करस्पॉन्डिंग टू दैट वी हैव फाउंड व्हाट? एरिया ऑफ स्टील। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट वील कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, डायरेक्टली निकाल लिया। सो 0.87 fi into ASC limiting into D minus 0.42 into XU limiting. So directly it is being computed. तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट, अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आईपी के हाइपोथेटिकल सेक्शन की, वो कैसे निकालोगे? डिजाइन मोमेंट में से क्या घटा दिया? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। mr2 की वैल्यू आपने टेंशन साइड से लिखी। टेंशन साइड से कैसे लिखा? टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। टेंशन फोर्स 0.87 fi इनटू ASC2। लीवर आर्म कितनी है हाइपोथेटिकल सेक्शन में? लीवर आर्म कितनी है अपनी हाइपोथेटिकल सेक्शन में? लीवर आर्म हमारे हाइपोथेटिकल सेक्शन में d माइनस डी डैश। लीवर आर्म जो है हमारे हाइपोथेटिकल सेक्शन में इट इज इक्वल टू d माइनस डी डैश। क्लियर है चीज? चले, ये आपने ASC2 निकाल लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ASC2 दैट यू हैव कंप्यूटेड। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ASC। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ASC। ये ASC है, ये टाइपिस्ट लोग भैया कुछ भी करते हैं। ये हमारा है ASC। अब इसी mr2 को आप और कैसे लिख सकते हो? कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। जो कंप्रेशन फोर्स है हमारा, मल्टीप्लाई कर दिया लीवर आर्म से आपने,
तो यही हमारी जो MR2 है, विच इज इक्वल टू अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट माइनस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. कंप्रेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? Compression will be equal to FSC minus FCC into area of seal in compression into lever arm D minus D dash. यहाँ से मैं steel in compression भी निकाल लूंगा, यहाँ पे मैं steel in compression भी कैलकुलेट कर लूंगा. So steel in compression can also be computed from here. तो वो चीज़ भी कैलकुलेट हो जाएगी. That can also be computed. क्लियर है? तो आपने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया टेंशन, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया कंप्रेशन के, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली. बोथ द पॉइंट्स आर कंप्यूटेड. नोट करो फटाफट, चलें आगे. कर लिया नोट? Has everyone noted? चलो आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इन IS कोड द वैल्यू ऑफ FCC इज नेग्लेक्टेड. ये FCC है, तो IS कोड के अंदर जो वैल्यू है हमारे FCC की उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है, और जो स्ट्रेस इन कंप्रेसिव स्टील है उसको कैलकुलेट किया हुआ है. इन कंप्रेसिव स्टील सेल इज कैलकुलेटेड. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप FCC लिखते हो और इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हो FSC में से, जब आप इसमें FCC लिखते हो और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हो FSC में से, ये वैल्यू बहुत ही छोटी निकल के आती है FCC की. जैसे FSC निकालोगे 300, FCC निकालोगे 9, 7, 9, तो 300 में से 7 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा कैलकुलेशन के अंदर. तो हमारा कोड क्या बोलता है? आप FCC को क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो. क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस.
व्हेन द वैल्यू ऑफ द एफएससी इज नॉट गिवन, जब आपको स्ट्रेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन गिवन नहीं है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द एफएससी इज नॉट गिवन और डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट गिवन टू यू, दोनों में से कोई सी भी चीज। जब आपको डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन नहीं है, जब आपको एफएससी की वैल्यू गिवन नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप एफएससी की वैल्यू फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इस टेबल में से उठा सकते हो। उस केस में आप एफएससी की वैल्यू फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इस टेबल में से आप कंसीडर कर सकते हो, दैट कैन बी कंसीडर्ड फ्रॉम दिस टेबल। तो उस टेबल में से मैं ये वैल्यू उठा लूंगा। तो टेबल में आपको क्या दे रखा है, टेबल में आपको एफएससी की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ द एफएससी इज गिवन टू यू इन दिस टेबल। ठीक है, तो वैल्यू दे दी आपको एफएससी की टेबल में, आप डायरेक्टली इस टेबल में से वैल्यू को उठा सकते हो। अब जरा चेक करना, Fe 250 के अंदर वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ डी डैश बाई डी, आपको ये वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, विच इज इक्वल टू व्हाट 0.87 Fy, इज इक्वल टू व्हाट 0.87 इनटू Fy। तो बताया था पीछे कि जो हमारी माइल्ड स्टील है वो तो पूरी क्या हो जाती है, लिमिटिंग स्ट्रेन तक पहुंच जाती है 0.0011 तक। तो इसका मतलब इसमें तो स्टील क्या है, हमारा फुल्ली स्ट्रेन्ड है, इसमें तो जो स्टील है वो हमारी फुल्ली स्ट्रेन्ड है, उसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट। क्लियर चीज, बाकी तो मैंने आपको टेबल से निकाल के दे दिया या कर्व से निकाल के दे दिया, आप इसको यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट। क्लियर है, नोट कर लो इसको जल्दी फटाफट। नोट कीजिए फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको टेबल दे दी थी, ये हमारी कहानी खत्म डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। सो हाउ टू डिजाइन अ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, उसकी डिस्कशन हमारी पूरी हो गई डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्लैंज सेक्शन की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लैंज सेक्शन। अब सारा डिस्कशन किसके ऊपर होगा, फ्लैंज सेक्शन के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्लैंज सेक्शनल इज इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन रेक्टेंगुलर सेक्शन। हमारा जो फ्लैंज सेक्शन होता है ये इकोनॉमिकल होता है और एफिशिएंट होता है किसके कंपैरिजन में, रेक्टेंगुलर सेक्शन के कंपैरिजन में। तो फ्लैंज सेक्शन इज इकोनॉमिकल एफिशिएंट देन द रेक्टेंगुलर सेक्शन। सो वेन एवर इट इज पॉसिबल, जब भी ये पॉसिबल हुआ हम रेक्टेंगुलर सेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, फ्लैंज सेक्शन के साथ। तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेन एवर वी गेट द अपॉर्चुनिटी, वी रिप्लेस द फ्लैंज सेक्शन विद द रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्लियर चीज, तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम फ्लैंज सेक्शन को किससे रिप्लेस कर देते हैं। So whenever we get the opportunity, we replace the flange section with what? We replace the flange section with that of the, we replace the rectangular section with that of the flange section. अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नीचे डायग्राम बना हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नीचे डायग्राम बना हुआ है, एक बार उस डायग्राम को चेक करना। ये हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सबसे पहला वाला। वी आर नोन टू द फैक्ट कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट होती है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट होती है वो किसी काम की नहीं है हमारे डिजाइनिंग के अंदर, अनलेस सॉरी एक्सेप्ट वो हमारे स्टील को होल्ड करके रखती है।
तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी कंक्रीट है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका काम बस ये है कि नीचे जो स्टील लगा हुआ है इसको होल्ड करके रखे। तब उसको कट डाउन कर सकते हैं। हमने क्या किया, चेक करो, जो हमारा ये एडिशनल कंक्रीट था उसको हटा दिया। जब मैंने इस एडिशनल कंक्रीट को हटाया, क्या लीवर आर्म में कोई फर्क पड़ा? नहीं। कंप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया, टेंशन में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है उसको नहीं छेड़ा आपने, नीचे वाले कंक्रीट को छेड़ा है। क्लियर चीज? तो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे कंक्रीट है उसको आपने एलिमिनेट कर दिया, तो क्या हो गया, ये सेक्शन हमारा ज्यादा इकोनॉमिकल हो गया, इट इज मोर इकोनॉमिकल। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वी आर नोन टू द फैक्ट कि जैसे जैसे मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट को दूर करता जाऊंगा न्यूट्रल एक्सिस से, जैसे जैसे मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है उसको दूर करता जाऊंगा न्यूट्रल एक्सिस से, मेरी लीवर आर्म बढ़ती जाएगी, माय लीवर आर्म विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हमने क्या किया, इस एडिशनल कंक्रीट को हटाया यहाँ से और डिस्पोज कर दिया न्यूट्रल एक्सिस के दूर। तो अब कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं आया, पर मेरी लीवर आर्म बढ़ गई, लीवर आर्म बढ़ गई मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसका मतलब ये सेक्शन ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। तो हमारा जो फ्लैंज सेक्शन है वो आपको ज़्यादा एफिशिएंट भी मिलेगा, वो आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल भी मिलेगा। कॉस्ट तो मैंने यहीं पे बचा ली और एफिशिएंसी मैंने यहाँ पर निकाल ली। तो इसलिए जब भी मौका मिले हम रेक्टेंगुलर सेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, जब भी मौका मिले हम रेक्टेंगुलर सेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, फ्लैंज सेक्शन से। क्लियर है पूरी कहानी? चले, तो ये तो मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में बता दिया। तो पहले वाले के केस में देखो A1 इज मोर देन A2 और A2 का एरिया A3 के बराबर है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा सेक्शन इकोनॉमिकल है पहले वाले के कंपैरिजन में, पर पहले और दूसरे में लीवर आर्म सेम थी, तीसरे वाले की लीवर आर्म ज्यादा थी, इसका मतलब पहले और दूसरे वाले के कंपैरिजन में तीसरा ज्यादा एफिशिएंट है, तो तीसरा ज्यादा इकोनॉमिकल भी है, ज्यादा इकोनॉमिकल भी है और ज्यादा एफिशिएंट भी है, सो इट इज मोर इकोनॉमिकल मोर एफिशिएंट। क्लियर है पूरी कहानी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ सेक्शन इज कंसीडर्ड एज फ्लैंज सेक्शन इफ देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द फ्लैंज एंड द वेब। इस बात को भी समझाने के लिए आपको डायग्राम दिखा रखा है। ऊपर हमारी क्या है, फ्लैंज है, नीचे हमारी वेब है, पर अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काम करेंगे, तो ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेन डायग्राम निकल के आ जाएगा। दिस विल बी अवर रिलेटिव स्ट्रेन डायग्राम। तो दोनों पोर्शन का अलग अलग स्ट्रेन डायग्राम है, दोनों पोर्शन का अलग अलग स्ट्रेन डायग्राम है, पर अगर हमने मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करी, यानी वेब और फ्लैंज में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रखा, वेब और फ्लैंज में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रखा, इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, हमारा सेक्शन फ्लैंज सेक्शन है, ये आपका क्या निकल के आएगा, स्ट्रेन डायग्राम निकल के आ जाएगा। दिस विल बी योर स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चलो ये बात भी समझ में आती है। अब इस पेज पे आपको खूब सारे एग्जांपल दिखा रखे हैं। Several examples of the flange sections are given to you. T-shaped, L-shaped, I-shaped, inverted T-shape, inverted L-shaped. ये कहाँ मिलेगा, कैंटिलीवर के अंदर। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है आपको कंटिन्यूअस बीम का। वन एग्जांपल, ये क्या हो गया, वन एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस बीम इज आल्सो बीइंग गिवन टू यू। तो एक एग्जांपल कंटिन्यूअस बीम का भी है। So it is the porch which is subjected to hogging movement.
इफ द पोर्च इज सब्जेक्टेड टू हॉगिंग मोमेंट, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या मिलेगी आपको? कंप्रेशन। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या मिलेगी? टेंशन मिलेगी। सो अबव द न्यूट्रल एक्सिस यू विल बी गेटिंग द टेंशन। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है? टेंशन है। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है पूरी कहानी? तो ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपको। फ्यू एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन टू यू। चलें आगे। चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये डायग्राम तो यूं ही बना दिया इसने अपनी मर्जी से। दिस डायग्राम इज बीइंग शोन डायरेक्टली। कंटिन्यूस बीम दिखाई थी आपको। सो कंटिन्यूस बीम इज बीइंग शोन टू यू। देखो एक और जानकारी मिल रही है। जब हमारी कंटिन्यूस बीम निकल के आती है, व्हेन वी हैव अ कंटिन्यूस बीम, सेम बीम के अंदर आपको कंप्रेशन और टेंशन अलग अलग साइड पे मिल सकता है न्यूट्रल एक्सिस के। इस बात को समझाने के लिए जरा चेक करना, ये टाइपिस्ट को ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए उसने डायग्राम इस तरीके से बिगाड़ दिया पूरा। आई कैन ड्रॉ द डायग्राम सेपरेटली, मैं इस डायग्राम को अलग से बना के दिखा सकता हूँ, पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा यहाँ पर है कि अगर हमारी कंटिन्यूस बीम हुई, उस केस में हमारे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कंप्रेशन मिल जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे टेंशन मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल सामने बना हुआ है आपके, एग्ज एग्जांपल व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू। अब इस बात को समझने के लिए मैं पेज ऐड करता हूँ और मैं आपको सेपरेटली बीम बना के दिखाता हूँ। आई विल शो यू द बीम सेपरेटली। ये लो, यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। फ्रॉम हियर यू विल गेट द क्लैरिटी। ये हमारे रिजिड फ्रेम है। बीम दिख रही है आपको? यू आर एबल टू सी द बीम। सो यू आर एबल टू सी द बीम। तो क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ पे बीम। सो क्लियरली वी आर एबल टू सी द बीम्स। नीचे कॉलम्स भी बना के दिए हुए आप। कॉलम्स आर आल्सो बीइंग शोन टू यू। Columns are also being shown to you. So columns are also being shown to you. No. ये आपको कॉलम सिखा दिए। अब अगर मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाऊं, इफ आई शो यू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जरा चेक करना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो उसी बीम में आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन में तो सैगिंग मिल रही है, यानी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन, पर सपोर्ट पे आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट पे आपको क्या मिल जाएगी? हॉगिंग मिल जाएगी। हॉगिंग मिल जाएगी मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आ जाएगी? कंप्रेशन आ जाएगी और ऊपर टेंशन चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ का क्या ध्यान रखना पड़ता है? इस पॉइंट से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है? इस पॉइंट से रिलेटेड ये कंसेप्ट है कि अगर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है जिसपे स्लैब और बीम की कास्टिंग आप एक साथ करते हो, इफ दी स्लैब इज सच दैट इट इज इन कंप्रेशन जोन, जैसे देखो यहाँ पे स्लैब किस में रहेगी? कंप्रेशन जोन में रहेगी। ऊपर स्लैब है, नीचे बीम है। तो स्लैब अगर कंप्रेशन जोन में है तब तो आप उसको कैसे डिजाइन करोगे? अगर स्लैब मेरी कंप्रेशन जोन में चली गई, देन इट विल बी अफेक्टिव, then it will be effective in addition to the concrete area of the beam in compression. तो आप बीम की डिजाइनिंग करोगे एज फ्लैंज बीम। However, if the slab is located in tension zone, अगर आपकी स्लैब टेंशन जोन में आ जाए, जैसे वहीं पे स्लैब टेंशन जोन में आ जाएगी सपोर्ट पे, तो उस केस में आप बीम को कैसे डिजाइन करोगे? रेक्टेंगुलर बीम की तरह, क्योंकि अगर स्लैब अगर टेंशन जोन में आ जाती है, if the slab comes in the tension zone, it is not capable of providing any resistance. तो हमारी बीम कैसे डिजाइन होगी? रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन होगी। तो वहां पर जो सपोर्ट लगा हुआ था, जहाँ पे हॉगिंग मोमेंट आ रही थी, वहां पर हमारी बीम डिजाइन होगी किसकी तरह? रेक्टेंगुलर बीम की तरह।
और जो मिड स्पैन रीजन था वहां पर हमारी बीम डिजाइन होगी किसकी तरह, फ्लैंज सेक्शन की तरह। और अगर आपका इन्वर्टेड सेक्शन है तो इन्वर्टेड सेक्शन में ये बात उल्टी हो जाएगी, इन इन्वर्टेड सेक्शन इट विल बी जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा कर देंगे इसको। क्लियर है पूरी कहानी? चलें आगे। तो ये हमारी कहानी थी फ्लैंज सेक्शन की, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको एनालाइज कर सकते हो। व्हेन कंप्रेशन इन स्लैब डिजाइन्ड एज फ्लैंज बीम, व्हेन टेंशन इन स्लैब डिजाइन्ड एज रेक्टेंगुलर बीम। तो बस यही चीज़ है, बाकी डिजाइनिंग नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम इसकी। चले, तो सफिशिएंट फॉर टुडे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।